पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा हुई पूरी। पीएम नरेंद्र मोदी भारत लौटे, साथ ही पीएम मोदी को मिला 27वां इंटरनेशनल अवार्ड। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, अपने गुरु के बारे में बताई खास बातें, कहा माता पिता के बिना मेरी पहचान अधूरी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया ट्वीट, शुभकामनाएं देते हुए कहा गुरु केवल शिक्षक नहीं शक्ति भी होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया सहित 5 देशों की यात्रा के बाद भारत लौटे। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए और पीएम मोदी का 27वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड मिला है और एक साथ कई देशों का यात्रा किए नरेंद्र मोदी और अब प्रधानमंत्री की जो है भारत वापसी हो चुकी है। साथ ही पीएम मोदी को ये 27वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने अवार्ड से नवाजा गया है और इसी के साथ साथ ये न सिर्फ ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले तमाम अवार्ड से भी नवाजा गया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया है। देश विदेश में जो है ये 27वां अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते चले कि 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे और 5 देशों की यात्रा के बाद से प्रधानमंत्री की भारत वापसी हो गई है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी उपलब्धि भारत के लिए बताई जा रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 27वां इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ साथ भारत की छवि किस तरह से विदेश में है, इस बात को भी भली भांति जो है अब सभी को समझ में जरूर आ गया होगा। वही कुछ ऐसे भी विपक्षी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पे भी जरूर राजनीति करते हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो देश के लिए गौरव की बात है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के लिए यात्रा पे गए हुए थे, 5 देशों की यात्रा पे गए हुए थे और 5 देशों की यात्रा कर अब वापस भारत आगमन हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज मैं एक व्यक्ति को याद कर रही हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी को। मैं अक्सर उन्हें एक गुरु के रूप में याद करती हूं और उनकी शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात करती हूं। मैं आज विशेष रूप से उनकी सराहना करना चाहती हूं, जिस तरह उन्होंने 8 दिनों में 5 देशों का दौरा किया और वैश्विक मंच पर भारत का मान लगातार बढ़ाया। उससे हमारे देश को बहुत गर्व हुआ है। व्यक्ति जिसे याद कर रही हूँ, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गुरु रूप में यदि मैं बार बार उनको स्मरण करती हूँ और उनकी दी हुई शिक्षाएं, आज ही मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 5 कंट्रीज का वो दौरा करके लौट रहे हैं और इतना 8 दिन में 5 कंट्रीज और लगातार देश का परचम लहराते हुए विश्व में उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाते हुए उन सभी देशों के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा गया। तो ऐसी शख्सियत जो हमें सिखाती है कि नेशन फर्स्ट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए पूरे देश को एक परिवार रूप में ग्रहण करते हुए नए विजन के साथ लगातार परिश्रम करने की सीख जो हमारे गुरु के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, आज मैं उनको नमन करती हूँ और बधाई देती हूँ इस दौरे से लौट के आने पर, देश का सम्मान बढ़ाने पर। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं, वे शक्ति होते हैं जो व्यक्ति को विचार, समाज को संस्कार और राष्ट्र को दिशा देते हैं। गुरु पूर्णिमा उन योग दृष्टाओं को कृतज्ञता से स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने राष्ट्र की धर्म की भावना को जीवन का मूल बताया।
और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने तथा हमारी सेनाओं को और अधिक सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा और राष्ट्र हित से जुड़े प्रत्येक निर्णय में आपका अनुभव और नेतृत्व देश को संबल और विश्वास प्रदान करता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर ऊर्जा प्राप्त हो, ताकि आप राष्ट्र की सेवा के पथ पर सदैव सक्रिय और सफल रहें। नई दिल्ली में कानून व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया गया, जहां न्याय व्यवस्था में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष नामक विधि प्रदर्शनी की गई। जहां समारोह में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी और कार्यक्रम का समापन भी उन्हीं की उपस्थिति में किया जाएगा। यह कार्यक्रम न्याय व्यवस्था में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। चीज मैं बार बार बैठकर ध्यान कर रही थी। 1947 में देश आजाद हुआ। उससे पीछे अगर जाकर के मैं देखती हूं तो ध्यान आता है कि आजादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। तो हमें ध्यान आता है 1856 में कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा। यानी कि लगभग गुलामी के काल से बने हुए कानूनों को हम अपनी पीठ पे ढोए हुए साल दर साल सदियों पुराने इन कानूनों को चलाए जा रहे थे। सरकारें आई और सरकारें चली गई, परंतु किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये कानून क्या सचमुच भारत के लिए बने हैं, भारत की जनता के लिए बने हैं। किसी ने नहीं सोचा। वर्षों वर्ष राज किया देश पे, उसमें से अपना लाभ खोजा और कई कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जरूर, परंतु अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए। अनेकों केसेस हमने सुने हैं कि कैसे हमारा वोट बैंक रिजर्व रहे, प्रिजर्व रहे, उसके लिए सरकारों ने कानून हटाए और बनाए। परंतु जनता के हित में, जनता को न्याय देने वाले कानून होने चाहिए। पुरानी व्यवस्थाएं जो बिगड़ी पड़ी थी, जिसमें न्याय की बात नहीं थी, सजा की बात थी। ये भारत गुलाम है, यहां के लोग गुलाम है, वो सजा के पात्र हैं। हम हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। ये सब संपत्ति, पूरा देश हमारा है। इस संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। इस तरीके के सारे कानूनों को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बदला, तो ये सोच के बदला कि दंड नहीं, न्याय देना है। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नहीं, एक न्याय देने वाली प्रक्रिया का शुभारंभ हो। और वर्षों सदियों पुराने इन कानूनों को इसी विजन के साथ बदला गया। वो कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। भारत की ये न्याय व्यवस्था की सूरत बदलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा बहुत ही होमवर्क करके, स्टडी करके, एक्सपर्ट्स की राय के साथ में न जाने कितने घंटों की तपस्या, कितने दिनों की तपस्या के बाद इन कानूनों को तैयार किया गया। एक एक मामूली पक्ष को भी संज्ञान लेते हुए देश के 140 करोड़ जनता के लिए न्याय में विश्वास दिखाने वाली ये पूरी व्यवस्था डेवलप की गई।
और मात्र छोटे से कार्यकाल में। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में हर राज्य में इन कानूनों के इंप्लीमेंटेशन को कितनी मुस्तैदी के साथ किया गया। और इस 2023 में कानून बने, 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए और उसके बाद से आज 1 साल मात्र हुआ है। लगभग सभी राज्यों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। और जो वर्षों वर्ष पेंडिंग रहने वाले केसेस थे, यानी क्राइम होता था और न्याय जब मिलता था तो पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें हम जी रहे थे, आज किस तरीके से टाइम बाउंड तरीके से न्याय मिले, इसकी चिंता की गई। मुझे खुशी है कि ये स्वर्णिम काल हम सब लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं भारत को बदलते हुए देखने का। भारत नित्य रोज नए नए आयाम छू रहा है। और मैं जब एक साधारण नागरिक के नाते सोचूं या राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते सोचूं, मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को देश के प्रति अपना अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि ये भारत आगे बढ़े, विश्वगुरु बने। देश की सेनाएं सरहद पे लड़ रही है, सरहद पे लड़के वो अपना कर्तव्य पालन कर रही है, आपकी और हमारी, हम सबकी रक्षा कर रही है। सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए रोज नई पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं और उनको लागू करते हैं। और हम लोग उन सभी निर्णयों को, उन सभी पॉलिसीज को लागू करवाने में, जनता तक पहुंचाने में और जनता को न्याय दिलवाने में हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, अलग अलग कंपोनेंट हैं इस पूरी व्यवस्था के, पुलिस प्रशासन, सरकार, आप सभी लोग, यदि हमने अपनी इसमें भूमिका निभाई तो ये मान लीजिएगा कि इस धरती पे, इस मातृभूमि पे जन्म लेना हमारा भी सफल माना जाएगा। हमें भी देशभक्तों की सूची में शामिल किया जाएगा, वो लोग जो केवल अधिकारों की बात ना करें, कर्तव्यों के प्रति भी अपना ध्यान रखें। और जब हम सब मिलकर के, देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के अपना अपना फर्ज, अपना अपना दायित्व निभाएंगे तो निश्चित रूप में ये देश, ये भारतवर्ष रोजाना 140 करोड़ कदम आगे की ओर बढ़ जाएगा। और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको निश्चित रूप से अपनी भूमिका तय करनी होगी, निभानी होगी और देश पॉजिटिवली पूरे विश्व में अपना सम्मान, स्वाभिमान और स्थान बना सके, ये हम सब का दायित्व है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, आपने देखा होगा कि राजेंद्र नगर में एक बहुत ही दुखद घटना घटी जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई। वे एक बेसमेंट में पढ़ रहे थे। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि हम डीडीए के कम उपयोग वाले सामुदायिक केंद्रों को पुस्तकालयों में परिवर्तित करेंगे। राजेंद्र नगर में पहले आरंभ पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और आज कई बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और बहुत संतुष्ट हैं। आज हम एक दूसरे आरंभ पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं और जल्द ही 2 और पुस्तकालयों का शुभारंभ किया जाएगा। होगा कि राजेंद्र नगर में एक बहुत दुखद घटना घटी थी जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान खो दी और बेसमेंट में पढ़ा करते थे। उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि हम जो डीडीए के जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहां पर उसका यूज बहुत कम है, उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे। पहली लाइब्रेरी हम लोगों ने राजेंद्र नगर में इनॉग्रेट की थी, अगर शायद आप लोगों ने देखी हो। आज उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ये आज दूसरी आरंभ लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है और उसके बाद 2 और लाइब्रेरी जो बन रही हैं उनको भी हम शुरुआत करेंगे। मकसद ये है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए, उन्हें एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिले पढ़ने के लिए, ना कि बहुत ज्यादा पैसा दें, एक्सप्लॉयटेशन हो उनका और उसके बाद वो यहाँ से परेशान होकर जाएं। दिल्ली नेशनल कैपिटल है देश की
यहाँ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर सुविधा बेस्ट हो, और उसी सीरीज में आज ये दूसरी आरंभ लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें इनरोलमेंट के लिए पहले से भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। आज 2 बच्चों को इनरोलमेंट का कार्ड दिया गया है, और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ जितने भी बच्चे इनरोल हों उन सबको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ वो पढ़ें और इस देश की जो नींव होती है सिविल सर्विस उसमें क्वालिफाई करें। यहाँ पर एक कैंटीन का भी निर्माण किया गया है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसके बाद उसको जरूरत पड़ती है कि कहीं उसको चाय की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ सब्सिडाइज रेट के ऊपर उनको खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, कॉफी मिलेगी। ये 24/7 लाइब्रेरी यहाँ काम करेगी। एयर कंडीशनड है, पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा है, और मुझे यकीन है कि इस लाइब्रेरी से जो बच्चों का फ्यूचर है और बेहतर। 6 का भी हमारा प्लान है, 2 ये हमने खोल दिया और इस महीने में हम करीब 2 और जो है इनॉग्रेट करेंगे, ऐसा हमारे पास प्लान। ये बहुत ही शुभ दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं कि उनकी पूरी टीम भी है, और जब से उन्होंने चार्ज संभाला है दिल्ली में जो है कहना चाहिए कि डेवलपमेंट की एक बहार आ गई है, और इस तरीके के काम हम करते रहेंगे सब मिलजुल कर, और दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली देने का जो हमारा प्रयास है जिसमें मुख्यमंत्री जी लगी हुई है उसको देने में सफल होंगे। और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन में अपनी पहली जन सुनवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर उनके नए कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने सीएम रेखा के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया दौरे पर है। नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी और रणदेवता ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। तो वहीं पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई और विंड होप एयरपोर्ट पर मोदी का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नामीबिया में पीएम मोदी की ये पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। 27 सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया दौरे पर है। फिलहाल प्रधानमंत्री की भारत वापसी हो चुकी है। नई दिल्ली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस के ऑपरेशन सेल ने 5 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है, जिनमें 4 वयस्क और एक 40 दिन का शिशु शामिल है। ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के 2023 में भारत में रह रहे थे। मुखबिर की सूचना के बाद उन्हें दिल्ली कैंट इलाके से गिरफ्तार किया गया। वहीं सत्यापन के बाद FRRO के माध्यम से निर्वासन प्रक्रिया शुरू की गई। दिल्ली में टॉय बेस इंटरनेशनल एग्जीबिशन आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भाग लिया। जहां मुख्यमंत्री को टॉय बेस इंटरनेशनल प्रदर्शनी में उनके नाम पर बनाई गई एक एग्जीबिशन डॉल भेंट की गई, जिसका समापन भारत मंडप में हुआ। नीले रंग की साड़ी में लिपटी इस विशेष संस्करण की गुड़िया पर एक झंडा लगा हुआ है, जो उन्हें दर्शाता है कि एक सच्ची राष्ट्रवादी और छोटे बच्चों के लिए एक प्रेरणा, जिसे बालक क्रिएशन ने बनाया है। और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीतियों, संगठन के विस्तार और जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य जन सेवा और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना है। सचदेवा ने योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता गुमराह करने की कोशिशें अब नहीं आएगी। जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस विचार को जीता है, या जिस आइडियोलॉजी के लिए हम लोग काम करते हैं, वो विचार है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार। वो व्यक्ति का विचार नहीं है, वो विचार है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रनीति का, राष्ट्र प्रेम का। और जिस विचार की नींव 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में रखी थी, वो विचार एक बीज के रूप में अंकुरित किया गया और आज एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे विश्व में उसकी शाखाएं दिखाई देती हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में
हम सब ने डॉक्टर मुखर्जी को बहुत ध्यान से पढ़ा है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व जिसके जीवन में पद तो अनेक मिले, लेकिन पद के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा काम किया विचार के लिए, उन्होंने हमेशा काम किया एक ध्येय के लिए। 2-2 बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, बंगाल मंत्रिमंडल से, फिर केंद्र के मंत्रिमंडल से, और जब जब इस्तीफा देना तब तक विषय सिर्फ एक ही रखना कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सबसे पहले है। तो ऐसे महापुरुष के जीवन पर पिछले 1 महीने से हमारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने एक प्रयास किया है। उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन कल शाम को कमानी ऑडिटोरियम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर एक नाट्य मंचन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बचपन में उनका स्वभाव क्या था, कैसे वो कॉलेज में रहे, कैसे वो युवा कुलपति बने, 33 वर्ष की आयु में वो सबसे युवा कुलपति बने, कैसे उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, राजनीति में प्रवेश होने के बाद भी अपने लिए समझौता नहीं करना, लेकिन देश के लिए लड़ना, देश की अखंडता के लिए लड़ना, उसके लिए अपना बलिदान देना, कैसे नेहरू मंत्रिमंडल से, उस समय के प्रधानमंत्री से मतभेद होना और देश के लिए उन मतभेदों के कारण भी मंत्रिमंडल छोड़ना, और किस तरह से शेख अब्दुल्ला ने जिन भी परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी का देहांत हुआ, उन परिस्थितियों का भी जिक्र उस नाट्य मंचन में आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रवाद के आदि पुरुष के रूप में हम इस नाट्य मंचन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी उसके साक्षी बने। और आज उनका एक ड्रेस रिहर्सल है, तो प्रवीण जी आपको समय बताएंगे, तो अगर आप में से कुछ लोग आके उसको शूट करना चाहें तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।